DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI? बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट में। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज एक्चुअली डॉक्टर अपूर्वा देशपांडे जो मैडम है हमारे, वो हॉस्पिटल में चले गए, कुछ इमरजेंसी उनके लिए कुछ काम आ गया, तो आज के दिन हम लोग कुछ इंजुरीज देखने वाले हैं। उसके बाद एक्चुअली हमें बाद में कल हम लोग बाकी सारा कुछ डिस्कस करेंगे, बट आज हम लोग सारी इंजुरीज देखने वाले। जैसे इंजुरीज हम कब कहते हैं, जैसे कि कोई अगर घाव हो जाता है बराबर, तो उसे हम लोग इंजुरीज कहते हैं। जैसे इंजुरीज में हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे माइनर इंजुरी एंड द मेजर इंजुरी। माइनर इंजुरी यानी छोटी इंजुरी है जहां से लेस ब्लीडिंग है, तो वो और वहां से इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो, तो उसे हम माइनर इंजुरी कहते हैं। मेजर इंजुरी हम तब कहते हैं जब इंजुरी बड़ी हो, वहां से जो खून का बहना है वो ज्यादा मात्रा में हो और वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा हो, तो उस इंजुरी को हम मेजर इंजुरी कहते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट का पार्ट भी देखने वाले, जैसे माइनर इंजुरीज के लिए हम लोग क्या करेंगे और मेजर इंजुरीज के लिए, और उसके कुछ जो टाइप्स है वो भी हम लोग बता देंगे। नेक्स्ट स्लाइड। माइनर इंजुरीज के लिए आपको पता है कि सिंपल हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जैसे कि गिव अ डायरेक्ट प्रेशर और उस भाग को एलिवेट करना है, यानी हृदय के लेवल से ऊंचा रखना है। ये जो दो पहले स्टेप्स हम लोग कहते हैं, सारे लोगों को आपको पता है, ये जो दो स्टेप्स है ये ब्लीडिंग को बंद करने के लिए। लेकिन इसके अलावा और भी हम लोग दो स्टेप्स देखेंगे, वो है कि जो भी इंजुरी है उसको इंजुरीज को क्लीन करना है और वहां पे हम आपको ड्रेसिंग करना है, बराबर। तो ये जो कुल मिला के जो 4 स्टेप्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो इंजुरीज के लिए 4 स्टेप्स में दोबारा आपको कहती हूँ। सबसे पहले ब्लीडिंग को बंद करने के लिए गिव अ डायरेक्ट प्रेशर, एलिवेशन यानी हृदय के स्तर से ऊंचा रखना है, उसके बाद क्लीनिंग का पार्ट एंड आफ्टरवर्ड्स ड्रेसिंग। तो ये 4 स्टेप्स माइनर इंजुरीज के लिए होते हैं। उसके अलावा अगर मेजर इंजुरीज की तरफ आप जाओगे तो यही 4 स्टेप्स है, लेकिन यहाँ पे कैसे है कि हम लोग डायरेक्ट प्रेशर तो देंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि खून का बहना बहुत ही ज्यादा है, तो इसीलिए अगर खून का बहना बंद करना है तो मैंने कहा आपको कि डायरेक्ट प्रेशर देना है। लेकिन डायरेक्ट प्रेशर सिर्फ हाथ से दबाते हुए डायरेक्ट प्रेशर हम लोग देंगे तो ये सफिशिएंट नहीं है। तो आपके पास जो भी टॉवल है, गॉज है, इसका आप इस्तेमाल करोगे और वहां आप डायरेक्ट प्रेशर के लिए इस्तेमाल करोगे। तो डायरेक्ट प्रेशर के लिए सपोज आपने गॉज वगैरह लिया है, तो ये गॉज आपको वही इंजुरीज के ऊपर रखना है जहां से खून का बहना है। अगर आपने एक बार प्रेशर दिया हुआ है उस इंजुरी के ऊपर, तो ये प्रेशर आपको निकालना नहीं है। तो चाहे आपके हाथ में गॉज हो, टॉवल हो या आपका खुद का हैंकी हो, वहीं पर ही रखना है। उसके बाद आपको सेकेंड लेयर कुछ लगाना है, वो लगा सकते हो, वो हटा के तीसरा लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो आपने अप्लाई किया हुआ जो गॉज या टॉवल या रुमाल जो है उसको आपको हटाना नहीं है। क्यों नहीं हटाना है? सिंपल है कि जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि खून का बहना अगर है, इंजुरी है, उसके ऊपर अगर आप डायरेक्ट प्रेशर देते हो तो वहां खून की गुठली बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर आप यह प्रेशर हटा हैंकी निकालोगे, टॉवल निकालोगे, तो दोबारा फ्रेश खून का बहना और एलिवेट करके रखना है। तो दोनों माइनर हो या मेजर हो, आपको डायरेक्ट प्रेशर, एलिवेशन, ये तो स्टेप्स करने हैं। सिर्फ मेजर इंजुरी के लिए जो मैंने आपको बताया कि आपको प्रेशर बिल्कुल निकालना नहीं है। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट। कोई इंजुरी, जो भी इंजुरीज के टाइप्स होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कहीं है माइनर और कहीं है मेजर, वो हम लोग
आपको बताएंगे कि क्या क्या मेजर और क्या क्या माइनर में आ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टाइप्स। यस, ये जो कहीं टाइप्स है, इस टाइप्स को हम लोग कहेंगे कि कहीं इसमें माइनर भी है और कहीं मेजर भी है। जो मिडल वाला इंजरी आपको देख रहे हैं, दैट इज द एब्रेजन, यानी खरोच आना। जैसे हम लोग छोटे बच्चे वगैरह रेत से गिर जाते हैं, मामूली सी खरोच आती है, यानी ऊपर वाली स्किन सिर्फ निकल जाते हैं, तो उसको हम लोग एब्रेजन कहते हैं। उसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं है। ऐसी जख्म को हमेशा आपको साफ करना है, साबुन पानी से धो लेना है। जैसे बच्चे गार्डन में वगैरह खेलते हैं, उस वक्त ये इंजरी हो जाती है। बाकी इसमें खून का बहना वगैरह नहीं होता, तो खास आपको कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उसके साथ साथ एक कट इंजरी है, जैसे हम लोग उसको कहते हैं कापी जख्म। तो ये जो कापी जख्म होते हैं, जैसे हम लोग फ्रूट्स वगैरह कट करते हैं, सब्जियां कट करते हैं किचन में वगैरह, ये इंजरी हो सकती है। तो उसमें कैसे है, छेद है सीधे सीधे, और ये भी माइनर इंजरी हो सकती है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट प्रेशर आपको देना है और एलिवेट करके रखना है। लेकिन डायरेक्ट प्रेशर आप देते हो तो ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। आप जैसे कि सभी लोगों को पता है, जैसे कुछ छोटी सी इंजरी हो जाती है, माइनर कट है, हम लोग सारे लोग उसके ऊपर दबाव देते हैं, प्रेशर देते हैं, लेकिन हम लोग रुकते नहीं है एक दो सेकंड भी। तुरंत हम लोग अपना प्रेशर निकाल देते हैं, दोबारा हम लोग उसके ऊपर प्रेशर देते, फिर अगेन हटाते। तो ये काम आपको नहीं करना है। कंटिन्यूअसली आपको इसके ऊपर दबाव देना है, ताकि आगे होने वाला खून का बहाव रुक जाएगा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि एलिवेशन, जैसे उंगली हो या हाथ हो, तो आपको क्या करना है, थोड़ी मात्रा में उसको एलिवेट करके रखना है। मैंने जैसे कहा कि हृदय के लेवल से ऊपर, यानी हृदय के लेवल से ऊपर यानी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, सिर्फ आपको एलिवेट यानी थोड़ा सा ही ऊपर करके रखना है। इसके साथ साथ जो भी ड्रेसिंग का पार्ट आता है, उसमें आपको क्लीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। क्लीनिंग के लिए आपको पता है सारे लोग, हम लोग डेटॉल या सेवलॉन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेटॉल या सेवलॉन हमें डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आपको पता है कि इंजरी छोटी हो या बड़ी, उसके अनुसार हम पानी की मात्रा लेंगे। जैसे कि एक ग्लास में हम लोग ने पानी लिया है, आधा कटोरी पानी, उसमें हम लोग डेटॉल्स के ड्रॉप्स इस्तेमाल करते जाएंगे। आपको पता है जैसे हम पानी में डेटॉल मिलाएंगे तो दूध जैसे सफेद पानी ये घोल तैयार हो जाएगा। तो ये सही है, उसके साथ आप फिर ये आप डेटॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप सेवलॉन इस्तेमाल करोगे तो उसमें जैसे येलोइश वाटर तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद आप ये इस्तेमाल करोगे। आप कभी भी जैसे कॉटन, कापूस हम लोग कहते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम लोग जख्म को साफ करने के लिए हम लोग नहीं करेंगे। तो उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे कि गॉज का जो क्लॉथ होता है, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। गॉज का क्लॉथ कैसे होता है, जाली वाला सफेद कलर का गॉज, जो डायरेक्टली रेडीमेड अस्पताल अपने मेडिकल शॉप में अवेलेबल होता है, उससे हम लोग जख्म को साफ कर सकते हैं। बराबर। उसके बाद हम लोग ड्रेसिंग का पार्ट करेंगे। ड्रेसिंग यानी आपको पता है कि जो रोलर बैंडेज होता है, हम बताएंगे आपको बाद में, जो जब भी हम लोग बैंडेजेस लेंगे, तो ये हम लोग रोलर बैंडेज जो होता है जाली वाला व्हाइट कलर वाला क्लॉथ, उससे हम लोग क्या करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे। लेकिन वो जो गॉज का पीस होता है, जो मैंने कहा मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होते हैं, तो वही हम लोग कवर करने के लिए भी, इंजुरीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग रोलर बैंडेज के सहारे हम लोग ये ड्रेसिंग कर सकते हैं। सो माइनर इंजुरीज के लिए ये सारे स्टेप जो है ये सफिशिएंट है। लेकिन अगर इंजरी बड़ी हो, जैसे कि उसको हम लोग कहते हैं कि लैसेरेटेड हो, जैसे मशीन में वगैरह हाथ फंस जाना, तो वहां पर क्या आप देखोगे कि बहुत बड़ी जख्म है और खून का बहाव भी ज्यादा है। तो उस वक्त आपको, जैसे मैंने बताया है, कि डायरेक्ट प्रेशर देना है और एलिवेट करना है। लेकिन डायरेक्ट प्रेशर देने के लिए आपके पास जो भी तुरंत अवेलेबल होता है, जैसे कि हैंकी है, रुमाल है, गॉज है, उसका आप सहारा लोगे, डायरेक्ट प्रेशर दोगे और उस जख्म को आप हृदय के लेवल से यानी एलिवेट करके रखोगे। आपको पता है उसके नेक्स्ट हम लोग एज सुन एज पॉसिबल हमें इस पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाना है, क्योंकि ये जख्म अगर बड़ी है, उसको अगर स्टिचेस वगैरह डालना है, तो ये सारा पार्ट डॉक्टर्स कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, जैसे कि स्टैब इंजरी होती है। स्टैब इंजरी के लिए आपको पता है
कि अगर शरीर में कोई बड़ा सा ग्लास का पीस या चाकू या जैसे कि स्क्रू ड्राइवर अगर ऐसे कहीं पर बॉडी में है तो ये घर के अंदर आपको निकालना नहीं है एज अ फर्स्ट एडर करके। इसका निकालने का तरीका अलग होता है। तो इस पेशेंट को हम लोग तुरंत हॉस्पिटलाइज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि स्टैब इंजरी, जैसे हम लोग मूवीज में वगैरह देखते हैं कि हीरो एंड द विलन ऐसे अपने आप सीन देखते हो, जैसे चाकू वगैरह पेट में ये मार देते हैं विलन हीरो के, तुरंत बाहर निकालते हैं, उन लोग भागते रहते हैं, लेकिन ये सारा पार्ट मूवी के लिए ठीक लगता है। लेकिन एक्चुअल में आपको यही ध्यान में रखना है कि ऐसे चाकू या स्क्रू ड्राइवर या ग्लास का बड़ा पीस जो है ये आपको हटाना नहीं है, वहीं पर रखना है। उसके साइड पे आपको गॉज या क्लॉथ या टॉवल जो भी मिलेंगे उससे आपको प्रेशर देना है और इस पेशेंट को आपको एज सुन एज पॉसिबल हॉस्पिटल में ले जाना है। फिर वहां आगे का काम जो है ये डॉक्टरों का होता है। जैसे मैंने आपको पता है कि ग्लास का पीस या स्क्रू ड्राइवर या नाइफ निकालना क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे आप ये कुछ हटाने जाओगे तब जैसे कि आप पहले देख रही हो ये जो इंजरी हुई है, ये ग्लास का पीस छेद हुआ है बॉडी में है, तो जो भी खून का बहाव है ये काफी कम है। लेकिन जब आप उसको हटाने जाओगे तब आप देखोगे कि कहीं सारा खून का बहाव वहां पर हो रहा है और फिर उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए इस पेशेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल आपको डॉक्टर के पास ले जाना है। तो ये खबरदारी आपको लेनी है जब ऐसी बड़ी जख्म है या स्टैब इंजरी है तब। ये मैं ब्लीडिंग के बारे में जो भी आपको जानकारी दे रही हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि शरीर में से बहुत ही ज्यादा मात्रा में अगर खून का बहाव है तो आपको पता है सर्कुलेशन के लिए अगर सफिशिएंट अगर ब्लड नहीं है तो आपको आगे चल के ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई भी जारी नहीं रहेगा। और इसीलिए धीरे धीरे अगर बहुत ज्यादा खून शरीर में से अगर बह जाता है तो आगे चल के ये पेशेंट शॉक में चले जाते हैं। बराबर है। तो इसीलिए जो भी ब्लीडिंग है उसे तुरंत रुकाना यही एज अ फर्स्ट एडर की आपकी ड्यूटी होती है। आगे चल के हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इंजरी है वो है स्प्रेन। नेक्स्ट स्प्रेन यानी आपको पता है उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मुक्का मार। तो उसके लक्षण आपको पता होने चाहिए। जैसे लक्षण में आपको पता होगा कि उसमें एक तो है कि बहुत ही पेन होता है और वहां पे स्वेलिंग होती है यानी सूजन आती है। ये स्प्रेन कब होता है कि जैसे चलते चलते पाँव ट्विस्ट हुआ या खेलते खेलते ग्राउंड पे हम लोग खेलते हैं तभी हाथ में स्प्रेन आ गया, ये कहीं ऐसे प्रकार के एक्सीडेंट्स हम लोग पाते हैं। या छोटे बच्चे वगैरह खेल कूद में टेबल से कुर्सी से गिर जाते तभी भी बेंडा निकल आता है। तो ये सारे स्प्रेन है। स्प्रेन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि दो उसके लक्षण है, ये तो एक तो है पेन और सेकंड है स्वेलिंग। इसके लिए आपको ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगी, उसको हम लोग कहते हैं राइस ट्रीटमेंट। यानी स्पेलिंग तो है राइस यानी RICE, बट उसका ये अलग है आर यानी रेस्ट यानी पेशेंट को आराम दिलाना है। जैसे सपोज खेलते खेलते हाथ में अगर कोई चोट आई है या स्प्रे है तो उस हाथ से सिंपल है कि हम लोग रेस्ट करेंगे यानी कोई ज्यादा कामकाज नहीं करेंगे, दोबारा हम लोग खेलेंगे नहीं, ज्यादा वर्क नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार उसको आराम दिलाना है, उसे हम लोग कहते हैं रेस्ट। आई नेक्स्ट लेटर इज आई। आई यानी आइस एप्लीकेशन। आपको पता है कि हम लोग आइस लगाएंगे, बर्फ लगाएंगे। पहले के जमाने में मूवीज में आपने देखा होगा कि कहीं पर हॉट कंप्रेशन देते थे, यानी गर्म गुनगुना पानी करो, अगर मोच चाहिए तो उसमें नमक डालो और उसको उसमें अगर पाँव में मोच है तो पाँव डाल के उसको गर्म पानी से सेकना है, या हाथ है तो हाथ को गर्म पानी से सेकना है, टॉवल वगैरह डुबा के गर्म पानी। इस प्रकार हम लोग ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन आजकल के नए अनुसंधान के अनुसार आपको पता है हम लोग आइस एप्लीकेशन कहते हैं। आइस यानी एक बड़ी सी क्लीन क्लॉथ लेना है, जो भी टॉवल है हैंकी है आपको, उसमें आइस के क्रश पीसेस लेने हैं और आपको आगे चल के 15-20 मिनट तक जो भी आपकी जख्म है उसके ऊपर आपको सेकना है। यानी हम लोग ये बर्फ यानी आइस, आजकल रेडीमेड फ्रिज में भी हम लोग आइस बैग रखते हैं, उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आइस हम लोग क्यों लगाते हैं? आइस लगाने का मकसद क्या है? जहां हम लोग आइस लगाते हैं वहां नमनेस आ जाता है, यानी पेन रिड्यूस होने में और पेशेंट का जो स्वेलिंग है वो कम होने में हेल्प हो जाती है, इसलिए हम लोग उसको आइस लगाते हैं। नेक्स्ट है कि कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन यानी उसको दबाव देना है। जैसे मैंने आपको कहा कि स्वेलिंग आती है
स्वेलिंग आती है तो उसके ऊपर अच्छे से दबाव अगर हम लोग देते हैं तो अच्छा हो जाता है। जैसे छोटे बच्चे गिर जाते हैं टेबल से वगैरह और वहां पर बेंडा निकल जाता है, तो उस वक्त वहां पर हम लोग अगर डायरेक्ट प्रेशर देते हैं ब्रेनिंग उसके ऊपर दबाव देते हैं तो वो ज्यादा मात्रा में बड़ा जख्म नहीं हो जाती, फूक नहीं जाती, नहीं तो बड़ा बेंडा निकल आता है। इसीलिए हमें कॉम्प्रेशन देना इम्पोर्टेंट है। कॉम्प्रेशन देने के लिए हम लोग, आपको पता है जो गुलाबी रंग वाला ग्लासोवोड बैंडेज होता है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब जहाँ घर पे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि अगर हाथ में या पैर में कहीं पर मोच है या अगर पेन है तो वहाँ उन लोग इलास्टोकेट बैंडेज लगाते हैं, ताकि क्यों है उसके जो भी पेन है वो कम होने में, या स्वेलिंग है उसके ऊपर अच्छे से दबाव मिलेगा तो ये जख्म से आराम मिलने के लिए हेल्प हो जाएगी। लास्ट लेटर है दैट द एलिवेशन। मैंने काफी बार आपको इंजुरीज के लिए बताया, एलिवेशन यानी उस भाग को आपको हृदय के लेवल से ऊंचा रखना है। यानी हाथ है तो हाथ हम लोग उठा के रखेंगे, जैसे कि नीचे नहीं छोड़ेंगे, बराबर है ना, उसको हम लोग कहते हैं एलिवेशन। अगर पाँव में अगर मोच आई है तो आप अगर कुर्सी पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, तो सामने एक टेबल या कुर्सी लेके उसके ऊपर अगर आप अपना पाँव रखते हो तो भी ये सफिशिएंट है, उसे हम लोग एलिवेशन कह सकते हैं। क्योंकि अगर सोए हुए हैं बेड के ऊपर तो पाँव के नीचे अगर 2 तकिया ले लो या लोड ले लो, उसके ऊपर आप अपना पैर रखो, ताकि ये भी सफिशिएंट होता है वो एलिवेट करने के लिए। सो ये राइस ट्रीटमेंट आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि पेन रिड्यूस होने में हेल्प हो जाएगी, साथ ही साथ स्वेलिंग भी कम हो जाएगा। ये मैंने जैसे कि आपको एक्सप्लेन की कि इंजुरीज के लिए आपको डायरेक्ट प्रेशर देना है और एलिवेट करना है, तो वही है। लेकिन ये सारा जो काम हम करते हैं उसके पहले आपके हाथ में ग्लोव्स डालना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे कि आपको किसी को फर्स्ट एड देनी है, किसी की इंजरीज को छूना है या ब्लीडिंग को बंद करना है, तो उसके पहले आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ग्लोव्स होना काफी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद वही यूज आप परिधान करोगे, डालोगे, उसके बाद आप डायरेक्ट प्रेशर दे सकते हो और उस जहां से ब्लीडिंग है उस भाग को आप एलिवेट कर सकते हो। तो ब्लीडिंग को बंद करने के लिए ये काफी 2 स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है डायरेक्ट प्रेशर और सेकेंड इज एलिवेशन। ये सारा हम लोग ने डिस्कस किया है कि किस प्रकार जख्म को साफ करना है, उसके बाद आपको डेटॉल से वगैरह साफ करनी है जख्म। फिर जो भी आपकी इंजरी होती है वहां आप जो ड्रेसिंग वगैरह करते हैं तो ये जो वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि रोज आप ड्रेसिंग करोगे तो ये जो वेस्ट मटेरियल वगैरह होता है वो आपको यहाँ वहां नहीं डालना है, तो एक पॉलीथीन बैग में जमा करना है और फिर वो आपको डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये उसके सारे स्टेप्स है कि कैसे आपको इंजरीज को साफ रखने हैं या प्रिवेंट करने हैं ताकि वो जल्द से जल्द हील हो जाए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रैक्चर। फ्रैक्चर हम कब कहते हैं कि जब बोन अगर टूट जाता है, बोन में ब्रेक हो जाते हैं, तो तब हम उसे फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर यानी हड्डी का टूटना, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग उसको कहते हैं। फ्रैक्चर के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है ओपन फ्रैक्चर, सेकंड होता है क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर में क्या होती है कि जहां से कोई भी ब्लीडिंग नहीं होता या स्किन में कोई छेद नहीं होता, स्किन इंटैक्ट होती है और सिर्फ आपको बाहर से स्वेलिंग आई हुई दिखाई देती, तो उसको हम लोग कहते हैं कि क्लोज फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर हम कब कहते हैं कि जहां पर इंजुरी होती है, यानी हड्डी टूट जाती है, वहां से हड्डी स्किन फाट के बाहर आ जाती है, साथ ही साथ ब्लीडिंग भी होता है, तो तब हम लोग उसे ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। ऐसे 2 अलग अलग फ्रैक्चर के प्रकार है। अभी हम लोग ट्रीटमेंट का पार्ट देखेंगे आगे। उसके पहले मैं आपको एक बता दूं कि उसके साइन एंड सिम्टम्स फ्रैक्चर के आपको पता होने चाहिए। जैसे स्प्रेन में मैंने आपको बताया कि 2 लक्षण हम लोग देखते हैं, जहां होता है स्वेलिंग और दूसरा है पेन। यहाँ पे हमें 4 लक्षण दिखाई देते हैं फ्रैक्चर के लिए। सबसे पहला है कि सीवियर पेन, जहां पर जिस जगह पे फ्रैक्चर है वहां पर सीवियर पेन है। सेकेंड है स्वेलिंग, यानी सूजन आना, बहुत ही सूजन आ जाती फटाफट जहां पर फ्रैक्चर है। तीसरा है कि वहां उस जगह ये आता है, शेप उसका चेंज हो जाता है जहाँ पे आपको फ्रैक्चर है। और चौथा लक्षण है उस जगह की हलचल पूरी तरह बंद हो जाती है। यानी सबसे पहले है पेन, सेकेंड है स्वेलिंग, यानी थर्ड है शेप चेंज हो जाता,
और फोर्थ वन है उस जगह की हलचल पूरी तरह बंद हो जाती है, इनएबिलिटी टू मूव। तो ये 4 लक्षण एज अ फर्स्ट एड करके आपको अगर पता है तो आप जगह पे जांच कर सकते हो। अगर किसी को अगर फ्रैक्चर है तो ये 4 लक्षण अगर आपको पता है तो आप जानकारी ले सकते हो कि नहीं नहीं इस जगह पे फ्रैक्चर है। अदरवाइज आपको पता है कि जिनको ये जानकारी नहीं है फर्स्ट एड के बारे में या उनको नहीं पता तो उन लोग उल्टा सीधा काम कर देते हैं, मसाज कर देते हैं या उनको चलाते भी है और उस जगह की हलचल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि और भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन न बढ़े इसीलिए आपको ये चारों लक्षण पता होने जरूरी है। नेक्स्ट, फ्रैक्चर के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें सबसे पहले क्या ये सब फर्स्ट एड देंगे हम लोग, यानी किस प्रकार हमें उसकी हलचल बंद करनी है या सपोर्ट देना है। तो उसको हम लोग कहते हैं स्प्लिंट। तो ये स्प्लिंट कैसी हो ये भी इसकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। स्प्लिंट कैसे हो यानी बहुत ही भारी वजन में वगैरह इस प्रकार नहीं हो, बट जैसे कि आपको पता है कि लकड़ी की फली ये अपनी फुट पट्टी वगैरह हम लोग इस्तेमाल अगर करते हैं तो ये हम लोग हाथ के लिए वगैरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको पता है कि ये जो स्प्लिंट हम लोग जो लगाएंगे, स्प्लिंट यानी सपोर्ट जो हम लोग लगाएंगे, ये कैसे होना चाहिए कि फ्रैक्चर का एक जो जॉइंट आगे वाला और एक पीछे वाला ये उस स्प्लिंट में कवर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी अगर हाथ में फ्रैक्चर वगैरह है और आपने छोटी सी कोई भी सपोर्ट के लिए स्प्लिंट आपने इस्तेमाल की सपोर्ट, सो ये काम नहीं बन पाएगा क्योंकि जहां से जॉइंट है यानी जहां फ्रैक्चर है उसके आगे वाला जॉइंट पीछे वाला जॉइंट इसकी अगर हलचल हो जाती है तो ये कुछ काम नहीं करेगा। इसके लिए जो भी स्प्लिंट जो भी आधार फली आप इस्तेमाल करोगे ये इतनी बड़ी होनी चाहिए जहां फ्रैक्चर का आगे वाला एक जॉइंट और पीछे वाला एक जॉइंट उसमें कवर हो। तो इस प्रकार हम लोग ये स्प्लिंट लगाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि छोटे बच्चों को जब अस्पताल में एडमिशन होता है, एडमिट किए जाते हैं तब उनको आईवी वगैरह चालू होता है तो ब्लैक कलर वाली एक पट्टी हाथ के नीचे रखते हैं। तो आपको पता है वो भी वुडन वाली होती है लेकिन उसके ऊपर स्पंज डाला हुआ होता है, रेक्सिन होता है। तो ये क्यों इस प्रकार डालना है कि अगर डायरेक्टली हम लोग इस प्रकार कुछ उलट की पट्टी वगैरह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ही रफ होती है, वो अगेन दोबारा चुभेगी, इरिटेट हो जाएगा बच्चों को। तो जो भी आप स्पीड इस्तेमाल करोगे ये इस प्रकार होनी चाहिए जहां से पेशेंट को कंफर्ट हो। तो जैसे कि कोई भी झाड़ की टहनी वगैरह भी आप इस्तेमाल करोगे बाहर तो उसके ऊपर कोई क्लॉथ या कॉटन इस प्रकार आप डालोगे तो वो अच्छी से एक स्प्लिंट बन जाएगी और आप इस्तेमाल कर सकोगे। जैसे आप बाहर घूमने के लिए गए हो, पैर में फ्रैक्चर है सपोज, तो जैसे कि हम लोग बड़ी वाली छाता इस्तेमाल करते हैं बाहर घूमने जाते हैं धूप में या रेनी सीजन में, वो भी हम लोग एज अ स्प्लिंट करके हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो बड़ी छाता है तो वो जरूर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे सपोज एक पाँव में अगर फ्रैक्चर है लेकिन आपके आजू बाजू में आपने देखा अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है एज अ सपोर्ट देने के लिए, एज अ स्प्लिंट देने के लिए, तो आप क्या करोगे कि आपका जो साउंड लेग है, दूसरा जो अच्छा एक लेग है वो आप उसके फ्रैक्चर लेग के पास लाओगे, बांध दोगे तो भी एक वो एज अ स्प्लिंट एज अ सपोर्ट का काम कर पाएगा। तो इस प्रकार आजू बाजू में जो भी चीजें अवेलेबल होती है उसका हम लोग इस्तेमाल एज अ स्प्लिंट एज अ सपोर्ट करके आधार फली के जैसे लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे बर्न्स की तरफ। बर्न्स यानी कोई भी कारण से अगर जला हुआ है तो उसे हम लोग बर्न्स कहते हैं। जैसे हीट से जलना हो या कोल्ड बर्न्स हो या केमिकल से जलना हो या रेडिएशनल बर्न्स है, ये अलग अलग टाइप से बर्न्स हो सकते हैं। बर्न्स के लिए आपको पता है अपनी स्किन की जो 2 लेयर है यानी बाहरी त्वचा और आंतरिक त्वचा यानी एपिडर्मिस और डर्मिस, बराबर। तो ये त्वचा के लेयर में जैसे कि उसमें डिग्रीज होते हैं यानी फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। जैसे हम लोग कुछ गरम हॉट प्लेट है या गरम कोई बर्तन है या आप इस्त्री बना रहे हो, अब उसका हल्का सा अगर आपको चटका लग जाता है स्किन के सिर्फ ऊपर ही तले, तो आपको पता है कि वहां हम लोग रेडनेस देखते हैं, बराबर, स्किन के ऊपर। तो सिर्फ अगर रेडनेस आ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं वो फर्स्ट डिग्री बर्न्स है। लेकिन उसके साथ साथ अगर गर्म उबली हुई चाय पानी अगर गिर जाते तो बड़े बड़े ब्लिस्टर्स आ जाते यानी फोड़ी आ जाती, तो उसे हम लोग कहते हैं वो सेकेंड डिग्री बर्न्स है।
यानी हीट और भी नीचे गई। लेकिन उसके साथ साथ अगर गरम जैसे कोल वगैरह है या ऑयल है उबला हुआ, वो अगर गिर जाता है तो आपको पता है बहुत डीप इंजरी हो जाती है, बर्फ पूरी तरह अंदर तक मांस वगैरह दिखता है, बोन्स तक जबकि पूरी जख्म ब्लैक हो जाती, तो उसे हम लोग कहते हैं थर्ड डिग्री। तो जैसे ओनली अगर रेडनेस है तो फर्स्ट डिग्री, अगर थोड़ी आ जाते बबल्स आ जाते तो उसे हम लोग सेकेंड डिग्री कहते हैं, और पूरा स्किन अगर एकदम कोयले जैसे काली हो जाती तो उसे हम लोग थर्ड डिग्री कहते हैं। ओके, सो आपको ये डिग्रीज पता होने चाहिए, जैसे रेडनेस तो फर्स्ट डिग्री, बबल्स आ जाते तो सेकेंड डिग्री, एंड द ब्लैक पोर्शन है पूरी तरह काली कोयले जैसी जली हुई जख्म है तो आप उससे थर्ड डिग्री कि अगर उसकी जख्म है या कह सके, तो ये डिग्रीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। थैंक यू माधवी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने बच्चे लोगों को बताया। नाउ आई कंटिन्यू फॉरवर्ड। अभी ये डिग्रीज ऑफ बर्न्स जो माधवी मैडम बोल रही थी, तो ये डिग्रीज ऑफ बर्न्स क्यों पता होने जरूरी है बताया? उसका मेन रीजन यही होगा कि एज ए ट्रेन फर्स्ट एडर आपको इससे ये पता चलने वाला है कि ये वाले पेशेंट को मुझे किस प्रकार की ट्रीटमेंट देनी है। बर्न्स के केस में दो महत्वपूर्ण बातें सब फर्स्ट एडर्स को मालूम होनी चाहिए। नंबर एक मतलब डिग्रीज ऑफ बर्न्स, और नंबर दो कितना परसेंटेज पेशेंट जला हुआ है। ये दो के और बहुत ही, जैसे कि मैंने कहा था, डिग्रीज ऑफ बर्न्स पता करके ये पेशेंट को मुझे किस प्रकार की ट्रीटमेंट देनी है। जैसे कि मैडम ने कहा था कि अभी फर्स्ट डिग्री बर्न्स मतलब स्किन के दो लेयर्स आपको पता है, बाहर से देख रहे हो बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस एंड द डर्मिस। अगर छोटा सा मोटा स्त्री का चटका लग गया तो सिर्फ ये हीट बाह्य त्वचे तक लिमिटेड रहती है, और इसी के कारण सिर्फ आपको यहाँ पे लाल जैसा पैच मिलेगा। अगर लाल जैसा पैच है, ब्लिस्टर्स है, जैसे कि तेल, गरम तेल गिर गया, गरम पानी उबालता हुआ गिर गया, चाय गिर गया, कॉफी गिर गई, तो ये हीट और भी अंदर तक समा जाती है और फिर बबल जाते हैं। अभी देखो फर्स्ट और सेकेंड डिग्री बर्न्स में ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। जैसे कि इवन फॉर थर्ड डिग्री की मेन बेसिक ट्रीटमेंट क्या है? नल का बहता हुआ ठंडा पानी और ठंडा पानी, ये एक सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट रहेगी फर्स्ट एडर के लिए। अभी देखो मैंने सारे जो शब्द बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। नल का बहता मतलब अगर मेरे पास हाथ किसी का पेशेंट का जला हुआ है तो बकेट लेके वो हाथ उसमें डुबा के पानी में बैठना नहीं है, क्योंकि हाथ की सिर्फ वो सारी उष्णता बकेट भर के पानी में घुल जाएगी। The heat will only dissipate to the bucket full of water. मुझे क्या करना है कि हीट पूरी बाहर निकालनी है। इसके लिए क्या होना चाहिए? नल का बहता हुआ ठंडा पानी। कोई भी प्रेशर से पाइप से वहां पे पानी मारना नहीं है, क्योंकि जो जली हुई स्किन है उसका स्लॉग पूरा निकल आएगा अगर प्रेशर से पानी मारोगे। तो इसके लिए जो मैंने शब्द बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नल का बहता हुआ ठंडा पानी। ठंडा पानी इसका मतलब कूलर का चिल पानी डालना बिल्कुल नहीं है, ना ही तो उसके ऊपर आइस लगाना है। आइस टू हैव लेटेंट हीट इनसाइड। तो इसके लिए बर्फ का, कूलर का ठंडा पानी, फ्रिज के एकदम कोल्ड वाटर से बर्न्स को ट्रीट नहीं करते। उसके लिए रूम टेम्परेचर का पानी काफी है। इसके लिए कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बर्फ किधर मिलेगा और ये किधर मिलेगा। इनफैक्ट इट इज नॉट टू बी अप्लाइड। ओके, दूसरी चीज ये है कि थर्ड डिग्री बर्न्स में मैडम ने ऑलरेडी आपको बताया होगा कैसे दिखता है। वो बैंगन रोस्ट किया हुआ जैसे दिखेगा ना, वैसे ही पूरी स्किन जली हुई काली आपको दिखेगी। इसके लिए देखो ये थर्ड डिग्री जो बर्न्स है ना, ये पाम इतनी छोटी जगह पे भी हो गई है, तो उसके लिए मेन ट्रीटमेंट क्या रहेगी? ऐसे वाले पेशेंट को मुझे हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें एपिडर्मिस भी जल गया है, डर्मिस भी जल गया है, तो उसको कंप्लीटली स्किन को अप्रोक्सीमेट या तो भरने के लिए मुझे दूसरे जगह की चमड़ी निकाल के उसके ऊपर मतलब चिपकानी होगी, उसको हम स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं। एंड दैट नीड फॉर दैट द पेशेंट हैज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। तो इसलिए मैंने क्या कहा था, डिग्रीज ऑफ बर्न्स पे आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार की मुझे ये पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी है, मतलब हॉस्पिटलाइज करना है या नहीं करना है। या तो छोटी मोटी अगर बर्न्स है तो घर पे भी हम ट्रीट कर सकते हैं। अभी ये
महत्वपूर्ण एक और बात मैं डिग्रीज ऑफ बर्न्स के लिए आपको बता रही हूँ। देखो, फर्स्ट डिग्री सिर्फ लाल पैच होना, सेकेंड डिग्री ब्लिस्टर होना और थर्ड डिग्री मतलब काला होना। ये तीनों में से बेसिक फर्क क्या है? फर्स्ट और सेकेंड डिग्री बर्न्स दे आर एक्सट्रीमली पेनफुल और थर्ड डिग्री का बर्न जो है वो उसमें पेन होगा ही नहीं। अगर थर्ड डिग्री का कोई पेशेंट आपने अगर बिल्कुल 70-80 तक के जला हुआ जो अगर देखा होगा तो ये पेशेंट बड़े एकदम शांत से पड़ा हुआ रहता है, वो कभी चिल्लाने वाला नहीं है। लेकिन फिलहाल में देखोगे अगर फर्स्ट डिग्री का बर्न्स है, छोटी सी हाथ पे चटका लगा है तो ये चटका बहुत दिन दर्द करता है, बहुत टाइम तक दर्द करता है, राइट? बहुत बर्निंग सेंसेशन आती है। अभी ये इसका मेन रीजन क्या है? देखो, फर्स्ट और सेकेंड डिग्री बर्न्स में जो चेता पेशी है, मतलब सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो है, ये पूरी तरह जीवित रहते हैं, मतलब उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ रहता। लेकिन अगर थर्ड डिग्री बर्न्स है तो थर्ड डिग्री बर्न्स में मैंने क्या कहा था, एपिडर्मिस जल गया, डर्मिस भी जल गया और डर्मिस मतलब आंतरिक त्वचा में होने वाले सारे संवेदना वाहक मज्जा तंतु नष्ट हो जाते हैं। और इसी के कारण ये थर्ड डिग्री वाला पेशेंट कभी चिल्लाने वाला नहीं है, वो एकदम शांति से पड़ा रहेगा। मतलब दिखने में क्या दिखेगा, एक काला पेशेंट पूरा, इट लुक्स सो हॉरिबल, लेकिन हम लोग सोचते हैं उसको वेदना नहीं हो रही है, मतलब ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनफैक्ट एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगी, पेन है, वी से इट्स अ गॉड्स गिफ्ट, मतलब पेन हुआ है तो हम दूसरे लोगों को बता सकते हैं, लेकिन पेन हुआ है तो ये आदमी बताएगा कैसे? तो इट्स वर्स वैसे। तो इसके लिए ये बेसिक महत्वपूर्ण दो चीजें डिग्रीज ऑफ बर्न्स में मालूम होनी चाहिए। आगे चल के हम लोग देखेंगे ये इसका फर्स्ट डिग्री हो, सेकेंड डिग्री हो या थर्ड डिग्री हो। बेसिक मैंने आपको क्या बताया, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस, नल का बहता हुआ ठंडा पानी। नेक्स्ट लेंगे। अब ये ठंडा पानी कितना समय तक डालते जाओगे? कम से कम 15 to 20 मिनट्स तक, 15 से 20 मिनट तक ये पानी का इस्तेमाल होना जरूरी है, राइट? नंबर वन, पानी रेडियली अवेलेबल होता है। अगर पानी मिला ही नहीं तो दूसरा सिर्फ ऑप्शन आप यही कह सकते हो, पेशेंट को बर्न्स मतलब एक्चुअली अगर आग है, जला हुआ है तो उसको जमीन पे रोल करके आग बुझा सकते हो, सिर्फ उतना ही टेक्निक। लेकिन अगर बर्न्स की ट्रीटमेंट देखोगे तो पानी पानी और पानी इसका ही इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत बार पानी के बारे में ना काफी सारे लोगों के माइंड में कुछ गलत फहमियां रहती है। बहुत सारे पेशेंट हम लोग देखते हैं ना, बर्न्स हुआ, कुछ झटका लगा, फिर आधा नॉलेज होने के कारण नल छोड़ेंगे, नल के नीचे हाथ रखेंगे, थोड़ा बहुत जलन कम हुआ कि वापस देखते बैठे क्या कितना जला हुआ है, कितना जख्म हुई है, क्या हुआ है वो देखते बैठेंगे, वापस जलन चालू हुआ, वापस नल के नीचे हाथ डालेंगे। अगर इस तरह इम्प्रॉपर कूलिंग करोगे तो हो सकता है ये फर्स्ट डिग्री बर्न्स में शिफ्ट टू सेकेंड डिग्री, मतलब फिर यहाँ पे ब्लिस्टर्स आते हैं, फोड़ी आती है। और शाम को पेशेंट ओपीडी में आता है, अरे मैडम मैंने थोड़ी सी गलती की कि जला हुआ था ना उसके ऊपर पानी छीटा, इसके लिए फोड़ी आती। असलियत देखोगे तो नंबर एक, या तो आपने कूलिंग प्रॉपर नहीं किया होगा या तो एक्चुअली बर्न्स इटसेल्फ आर ऑफ सेकेंड डिग्री, राइट? तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या करोगे, पानी पानी और पानी। बेसिकली जलना तो बर्न्स ये 4 कारण से हो सकते हैं। नंबर एक हम लोग कहेंगे उष्णता से जलना, थर्मल बर्न्स, केमिकल बर्न्स, केमिकल कुछ स्प्लैश होने के कारण, फिर इलेक्ट्रिसिटी बर्न्स और रेडिएशनल बर्न्स, राइट? ये चारों के लिए सबसे बेहतरीन उपाय मतलब नल का बहता हुआ ठंडा पानी। अभी इलेक्ट्रिसिटी बर्न्स में भी आपने पहले सेकंड लेक्चर में आपने देखा होगा, अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा है तो सबसे पहले क्या करोगे, खुद को सेफ रखोगे, मतलब पहले वो बटन जो मेन स्विच है वो बंद करोगे, इलेक्ट्रिसिटी वायर डिटैच करोगे और फिर देखने के बाद अगर जलना है, जलन की जख्म, जलने वाली जख्म है तो वहां पे आपको वापस उसी का ही प्रयोग करना होगा। तो मतलब नल का बहता हुआ ठंडा पानी और ठंडा पानी। दूसरी बात यह है कि ये जो पानी है ये कितना समय तक डालना है, मैंने कहा था 15 से 20 मिनट तक डालते जाना है कंटिन्यूअसली। हाथ नल के नीचे जो पानी का फ्लो है इसमें से हटाओ मत। और दूसरी बात, या तो इन अदर वर्ड्स कह सकते हो, जो आजू बाजू की जो नॉर्मल चमड़ी है
उसका तापमान नॉर्मल आने तक ये आपको ठंडा कूल करना होगा। फिर तीसरी बात हो सकती है इंस्पेक्शन के लिए, मतलब जब तक जलने की मतलब बर्निंग सेंसेशन नहीं कम होता तब तक के लिए पानी कंटिन्यूअसली डालते जाना है। दूसरी बात यह है कि पिक्चर में जो हम लोग पुराने पिक्चर में देखते थे कि कोई लेडी खुद को सुसाइड करने के लिए जला लेती थी और फिर दूसरा कोई आके उसके घर में ब्लैंकेट ढूंढ के उसको ब्लैंकेटिंग करते थे। लेकिन इसमें कितना रिस्क है, आजकल तो हम लोग कहेंगे ब्लैंकेटिंग इज नॉट एट ऑल अ गुड ऑप्शन। किस लिए मैं ये कह रही हूँ? नंबर एक, ब्लैंकेट डालने के लिए जब जाओगे ना तो जो फर्स्ट एडर है जो बचाने के लिए जा रहा है ना उसको भी फायर लग सकती है, मतलब एक के जगह 2 पेशेंट। दूसरी गलत चीज, ब्लैंकेट करने के कारण जो भी उष्णता है ये अंदर की तरफ आप दबा रहे हो, राइट? सो इट इज ट्रैपिंग मच मोर हीट इनसाइड। मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल विरुद्ध बात, मतलब वहां पे कूलिंग होना जरूरी है। ये हीट ट्रैप करने की जरूरत ही नहीं है, इनफैक्ट हीट ट्रैप करने से और भी डिटोरेशन होने वाला है। तो आजकल ये ब्लैंकेटिंग का ऑप्शन हैज गॉन आउट ऑफ द सीन, राइट? दूसरी बात यह है कि ये पानी का इस्तेमाल सिर्फ पानी का ही प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं हम? नंबर एक, एज आई सेड, रेडियली अवेलेबल है। नंबर 2, पानी डालने से उष्णता बाहर खींच ली जाएगी। पानी डालने से सबसे पहली बात क्या हो जाएगी? फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगा, आग बुझेगी, उष्णता बाहर खींच ली जाएगी और पानी डालने के कारण पेशेंट को वेदना से राहत मिलेगी। और इन सब कारणों के वजह से फर्स्ट प्रायोरिटी ओनली गोज टू वाटर, वाटर एंड वाटर। दूसरी और एक कूलिंग के लिए प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रही हूँ। कूलिंग के लिए क्या करोगे? अब जो भी पेशेंट के बॉडी पे मेटेलिक पार्ट्स हैं वो तुरंत आप उठा दो, निकाल दो। जैसे कि चश्मा पहना है वो निकालो, घड़ी पहनी है वो भी निकाल दो, बैंगल्स है, गले के चेन है, अंगूठी है, जो भी मेटेलिक पार्ट है वो तुरंत निकालना। ये प्रैक्टिकल बात मैं कह रही हूँ एक्सपीरियंस से। कोई लेडी आती है पूरा हाथ जला हुआ और अगर ये फिंगर रिंग आप नहीं निकालोगे तो क्या हो जाएगा? देखो, ये उंगलियों में इतनी, हाथ तो जला है ना, तो उंगलियों में इतनी ज्यादा सूजन आएगी और इसकी वजह से ये जो फिंगर रिंग है ये पूरी तरह स्टक अप हो जाएगी। और जब तक आप ये पेशेंट को हॉस्पिटलाइज नहीं करते, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर गोज वेस्टेड। उसमें क्या हो जाएगा पता है? अगर ये उंगली को ब्लड सप्लाई पूरी तरह कट ऑफ हुआ क्योंकि अंगूठी पूरी जैम हो गई, तो हो सकता है इसमें गैंग्रीन भी फॉर्म हो और उसके कारण फिर डॉक्टर्स हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बर्न्स की ट्रीटमेंट हम बाद में देंगे, लेकिन ये जो गैंग्रीन वाला फिंगर है उसको पहले काटना पड़ेगा। मतलब these are all practical tips which are very very important to know in case of burns. Okay? फिर तीसरी चीज आप क्या करोगे? जख्म, बर्न्स के कारण स्किन खुल गई है, त्वचा खुल गई है। त्वचा जो है ना, ये भगवान ने इतना फैंटास्टिक सुरक्षा कवच दिया है कि जब तक त्वचा अपनी स्किन इंटैक्ट है तो कोई वातावरण के जर्म्स अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, राइट? लेकिन अगर बर्न्स के कारण त्वचा खुल गई तो डेफिनेटली वातावरण के जर्म्स अंदर चले जाएंगे। और ये प्रिवेंट करने के लिए ये पेशेंट के शरीर के ऊपर या तो जहां पे जला है उस भाग के ऊपर आपको कॉटन, क्लीन और जाड़ कपड़ा डालना पड़ेगा कवर करने के लिए, राइट? देखो, पतली धोती, साड़ी या तो चुन्नी, इसका इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि ये सारी जो पतली चीज कपड़े हैं, ये पतले कपड़े बिल्कुल जख्म के, बर्न्स के जख्म को स्टिक हो जाएंगे और जैसे आप खींच के निकालने की कोशिश करोगे तो साथ में स्किन का स्लॉग भी निकल आएगा, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है फॉर मामूली बर्न्स के लिए। अभी देखो, ये तो मैंने बताया क्या करना है, लेकिन उससे भी बेहतर जानना पड़ेगा आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि नहीं करना है ये अगर पता करोगे ना तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आप टाल सकते हो। नंबर एक, unnecessary, I am just underlining the word unnecessarily, prominently saying unnecessarily बर्न्स के जख्म के ऊपर क्यूरियोसिटी करके हाथ या तो टच नहीं करना है अपने हाथों से। पेशेंट को बर्न्स हुए लेकिन क्यूरियोसिटी करके ये बर्न्स को कहाँ लगाए, क्या लगाए, आजू बाजू स्किन को अपने हाथों से छुए नहीं,
क्योंकि अपने हाथ के जंतु भी वो खुली हुई स्किन में पेशेंट के त्वचा में प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कपड़े अगर चिपके हुए हैं तो उसको खींच के निकालना नहीं है, क्योंकि वो स्किन भी साथ में निकल आएगी। तीसरी बात यह है कि बर्न्स में अगर फोड़ी आई है, पेशेंट को फोड़ी आई, सेकेंड डिग्री बर्न्स है, ब्लिस्टर्स है, तो उसको गलती से भी फोड़ना नहीं है। ये जो ब्लिस्टर्स है ना, ये नीचे वाले स्किन को आगे 7 दिन तक सुरक्षा दे सकते हैं। तो इसके लिए अगर ब्लिस्टर जो है ये अपने आप कोलैप्स हो जाएंगे, उसको निडल डाल के ओपन करना या तो फोड़ना इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो पुराने डॉक्टर्स करते थे। और चौथी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि बर्न्स के जख्म के ऊपर किसी भी प्रकार का मलहम नहीं लगाना है, नहीं तो उसके ऊपर कोलगेट टूथपेस्ट लगानी है, न उसके ऊपर इंक लगानी है, न पटेटो के छिलके लगाने लायक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो मतलब नल का बहता हुआ ठंडा पानी। अब देखो ये सारी चीजें क्यों नहीं, देखो मलहम मतलब आज हमेशा आपने वही एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा, देखा होगा, जला हुआ है उसके ऊपर तुरंत बर्नॉल लगाओ। लेकिन देखो सारे ऑइंटमेंट्स ये ऑयल बेस्ड तैयार किए जाते हैं, और अगर ऑयल स्किन को टच हुआ तो वहां पे हीट विल गेट रिटेन। मुझे क्या करना है, हीट बाहर निकालनी है, राइट? तो ये गलत काम हमें नहीं करना है। मलहम कभी लगाएंगे, ये बर्न्स की जख्म पूरी तरह ठंडी होने के बाद फिर मलहम लगाएंगे। आजकल तो ये सबसे ठंडा आता है ना मलहम, कैला जीवन, ये सारी चीजें बिल्कुल काम की नहीं है। तुरंत आपको कोई किसी भी प्रकार का मलहम नहीं लगाना है। हम लोग जो 5 स्टार होटल में लेक्चर लेते हैं तभी भी मुझे ऐसी रिएक्शन मिल गई कि अगर जला हुआ है किचन में, तो कई बार ऐसे ये हादसा होता है बर्न्स का, तो वो शेफ हम लोगों को बता रहे थे, बट पोटैटो का छिलका हम लोग लगाते हैं, लेकिन उससे ठीक हुआ नहीं हुआ। फिर उसको कोई किसी ने बताया अंडा जो रहता है ना, उसका जो येलो पार्ट है, व्हाइट पार्ट है स्पेशली, वो लगाते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल आराम नहीं होने वाला। इनफैक्ट इट विल गेट वर्सन, क्योंकि उस जगह पे मुझे हीट बाहर निकालने, जो क्या रिवर्स काम कर रहा है। फिर और एक नेक्स्ट स्लाइड, और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि बर्न्स के केस में मतलब परसेंटेज ऑफ बर्न्स आपको पता होना बहुत जरूरी है, तभी आपको अंदाजा लगेगा। परसेंटेज से क्या मालूम होगा पता है? परसेंटेज से आई कैन गेस कि ये पेशेंट जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा, राइट? तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बर्न्स। लेकिन बहुत सिंपल है, उसमें आपको ज्यादा कुछ स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। बर्न्स का परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग सिंपल ऐसे 9 का नियम बता रहे हैं, रूल ऑफ 9, राइट? इट इज वेरी गुड फॉर एटलीस्ट फर्स्ट एडर के लेवल तक। रूल ऑफ 9 इट सेज कि अगर ये पेशेंट का गर्दन तक, आगे से और पीछे से गर्दन तक अगर पूरा पार्ट जला हुआ है, तो स्ट्रेट अवे आप कह सकते हो पेशेंट को 9% बर्न्स है, 9% जला हुआ है। अगर ये पेशेंट का एक हाथ पूरा जला हुआ है, तो स्ट्रेट अवे ऐड करो और 9%। दूसरा हाथ अगर जला हुआ है तो वापस यू कैन ऐड प्लस 9%। फिर अभी ये 9 का ये यहाँ पे खत्म हुआ, अभी डबल 9 into 9 is 18, राइट? तो अभी 18 का पार्ट देखेंगे। अगर चेस्ट और एब्डोमेन फ्रंट पार्ट, राइट, सिर्फ फ्रंट पार्ट, चेस्ट और एब्डोमेन अगर ये जला हुआ है, तो हम स्ट्रेट अवे कहेंगे इसको 18% बर्न्स हुआ है। अभी देखते हैं बैक, अगर अपर बैक एंड लोअर बैक ये दोनों अगर जली है, वापस ऐड करो 18% बर्न्स। सॉरी, एक पूरा पांव जला है, आखिरी एकदम टिप ऑफ द टो, तभी हम लोग कहेंगे इट इज 18% बर्न्स। दूसरा पांव जला है तो यू कैन ऐड 18% बर्न्स मोर। अभी लास्ट हुआ बचा हुआ पार्ट मतलब प्राइवेट पार्ट्स, इट करस्पॉन्ड्स टू 1% बर्न्स। ऐसे कुल मिला के 100% सरफेस एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक पूरा हाथ सिर्फ जला हुआ है, आप तुरंत कह सकते हो ये पेशेंट का 9% जला हुआ है। फर्स्ट एडर के लिए काफी लिमिटेशंस है,
अगर आपका पेशेंट 10% के ऊपर जला है तो ये पेशेंट को होम ट्रीटमेंट बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं. यू हैव टू कैरी द पेशेंट टू हॉस्पिटल फॉर एडमिशन. अपने यहाँ पे कैसे देखो 30 to 60% बर्न्स अगर है पेशेंट को तो ये किसी भी हालत में डॉक्टर उसको डेफिनेटली ट्रीटमेंट देके ठीक ठाक कर सकते हैं. लेकिन 70 to 80% पेशेंट जो अगर जले हैं तो ये मैं तो कहूंगी आधा भगवान के भरोसे ही है. एंड एनीथिंग मोर देन 80% बर्न्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, राइट. तो ये इस तरह से ये परसेंटेज ऑफ बर्न्स आप कैलकुलेट कर सकते हो और ताकि आपको अंदाजा आएगा कि ये पेशेंट सरवाइव होना है या नहीं, राइट. बर्न्स के केस में आपको याद मेन ध्यान में रखने की बातें मतलब नंबर 1 स्किन ओपन होती है, वातावरण के जर्म्स अंदर जाएंगे, राइट. मतलब पूरा सेप्सिस हो सकता है. फिर दूसरी चीज बर्न्स के कारण बहुत ज्यादा पानी शरीर में से निकल जाता है. अगर पानी शरीर में से निकल गया तो ये पेशेंट बहुत ही सीरियस कंडीशन में चला जाएगा जिसको हम कहेंगे शॉक. प्लीज रिमेम्बर शॉक के बारे में हम लोग बाद में बात करने वाले हैं. शॉक इज ए मेन कॉज ऑफ डेथ, राइट. अभी ये इसके लिए सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था अगर कितना भी पेशेंट जला हुआ है तो उसको मरने के लिए कम से कम 24 आवर्स का तो वक्त आपके पास है. तो ये सारी ट्रीटमेंट ताबड़तोड़ आप अगर पेशेंट को दे देते हो तो आगे चल जाके उसके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत सारे कम हो सकते हैं. दूसरी और एक बात मैं स्ट्रेस करना चाहूंगी केमिकल बर्न्स के बारे में. केमिकल्स अगर हम लोग नॉर्मली कांच के बोतल में रखते हैं, राइट. हो सकता है कोई घाई गड़बड़ में पैर फिसल गया तो कांच की बोतल टूट जाएगी और सारा केमिकल बॉडी के ऊपर स्प्लैश हो सकता है. These are all practical things which I am sharing with you. अगर इस तरह हुआ तो बर्न्स मतलब केमिकल जहां जहां पे गिरेगा वहां पे बर्न्स हो सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट डिग्री हो, सेकंड डिग्री हो, थर्ड डिग्री हो, व्हाटएवर. लेकिन ये जहां पे स्प्लैश हो जाएगा केमिकल, जहां पे उड़ जाएगा उस जगह पे बर्न्स हो सकते हैं. जैसे कि थोड़ा केमिकल गाल पे उड़ गया, थोड़ा केमिकल हाथ पे लग गया, थोड़ा केमिकल पाँव में लग गया, थोड़ा केमिकल एब्डोमेन पे गिर गया. तो फिर ऐसे आइसोलेटेड केस में आप अंदाजा कैसे लगाओगे. मैंने तो कहा था ना पूरा एक हाथ जल गया तो डायरेक्टली 9%, लेकिन हाथ में इतना थोड़ी सी एरिया के ऊपर केमिकल गिरा है, पाँव में थोड़ी सी एरिया पे केमिकल गिरा है, फिर अंदाजा कैसे लगा. तो उसके लिए भी मेरे पास उसके सोल्यूशन है. आपके जो पाम है ना, पाम इतनी जगह अगर पेशेंट की जली है इन पैची और द स्कैटर्ड बर्न्स तो दिस palm area represents 1% of burns. तो ये कैलकुलेट जरूर कर सकती हूँ. थोड़ा गाल पे है तो 1% हुआ, थोड़ा चेस्ट पे है तो 1% और 1% हुआ, इतना सा एब्डोमेन पे है 3% हुआ, पाँव पे है 4% हुआ. तो कुल मिला के मैं कहूंगी कि चलो ये 4 मतलब % पेशेंट जला हुआ है. तो इस तरह अप्रोक्सीमेटली आपको अंदाजा जरूर आएगा कि हाउ मच परसेंटेज पेशेंट हैज बर्न फॉर और उस तरह से आप ताबड़तोड़ एक्शन भी ले सकते हो. नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बर्न्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी बर्न्स में, इलेक्ट्रिकल बर्न्स में 2 इम्पोर्टेंट चीज है. नंबर 1 आपको रेस्क्यू करना तो ऑलरेडी वी हैव शोन यू और डेमोन्स्ट्रेशन कि पहले बटन बंद करेंगे, वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर ये बाकी सब इमरजेंसी रेस्क्यू करके फिर पेशेंट को बर्न्स की ट्रीटमेंट दे सकते हैं. तो ये तो पहला पार्ट तो 100% आपको करना ही करना है. फिर आ गई बात बर्न्स के बारे में. नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी बर्न्स में प्रॉब्लम क्या होगा. देखो अगर ये पेशेंट कोई इलेक्ट्रिकल वायर से काम कर रहा है और करंट एक हाथ से अंदर चला गया, अंदर जाने पर ये करंट फिर अगर पाँव में से अर्थ हुआ तो आपको मिलेगा क्या पता है. सिर्फ हाथ में एक छोटी सी 3rd डिग्री काली हुई जख्म बर्न्स की, और जहां से करंट अर्थ हुआ पाँव में से समझ लीजिए तो वहां पे भी आपको 3rd डिग्री बर्न्स मिलेगी. दिखने में क्या दिखेगा आपको, हाथ में छोटी सी काली हुई बर्न्स 3rd डिग्री की और पाँव में 3rd डिग्री की बर्न्स बस. लेकिन ये याद रखना है
कि जैसे करंट अंदर बॉडी में चला जाएगा और जहां से अर्थ होगा उसके पाथ में जो भी मसल्स, ब्लड वेसल्स या तो बोन्स जो भी आते हैं ये पूरी तरह जल जाते हैं। फिर बाहर से क्या दिखाई देगा, हाथ तो इट विल लुक नॉर्मल, लेकिन अंदर की तरफ देखोगे तो ये हाथ पूरा हॉलो पाइप की तरह हो जाएगा, या तो पाँव भी है ये खोखले की तरफ हो जाएगा। सो इन दैट केस, इसके लिए मैंने आपको बताया 3rd degree burns are very very serious even though they look very small in case of electricity। दूसरी और एक चीज हो सकती है, फिर ऐसे पेशेंट को क्या करेंगे, तात्काल उसको मतलब एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटलाइज करेंगे, क्योंकि ऐसे खोखले बने हुए हाथ को रखना भी पॉसिबल नहीं होगा, तो उसको हाथ एम्प्यूट शायद करना पड़ेगा। दूसरी चीज एक और है कि अगर ये पेशेंट इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहा था, हाथ में वायर है और यही करंट अगर चेस्ट से पास हुआ तो क्या हो सकता है, छाती से करंट अगर पास हुआ तो उसकी हार्ट की एक्शन और फेफड़े की एक्शन दोनों एक साथ बंद हो सकते हैं, मतलब उसकी सांस और नर्व्स ये दोनों बंद हो जाएंगे। फिर ऐसे पेशेंट को सेफ डिस्कनेक्ट करते, रेस्क्यू करने के बाद मुझे वापस इमरजेंसी मतलब डॉक्टर एबीसी करना है, और जैसे मुझे पता चलेगा उसकी सांसें बंद है तो मुझे ये पेशेंट को भी सीपीआर का प्रयोग करना होगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें इलेक्ट्रिकल बर्न्स में, ये आपको याद रखनी है, राइट। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी अलग अलग टाइप के बैंडेजेस। ब्लीडिंग कवर है, ब्लीडिंग शॉक वगैरह का समझ। ब्लीडिंग जो मैडम ने आपको पार्ट लिया था, सुधांश कैन यू स्विच ऑन द फिल्म प्लीज। ब्लीडिंग के बारे में जो मैडम ने 4 पॉइंट्स आपको बताए, राइट। ब्लीडिंग क्यों बंद करना है, ये सबसे क्यों मतलब सेकंड प्रायोरिटी क्यों है, आफ्टर ब्लीडिंग वी हैव टू गिव प्रायोरिटी फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग। अभी देखो क्यों करना है इसे, ये आप मान लीजिए कि एडल्ट में, एडल्ट के बारे में हम लोग बात करें, एडल्ट में हार्ट में स्पेशली जेंट्स में 5.5 लीटर ब्लड होता है पंप आउट करने के लिए, और लेडीज में 4.5 से 5 लीटर। अगर किसी भी कारण बॉडी में से 400 ml से अधिक खून बह गया तो ये पेशेंट बड़े सीरियस कंडीशन में चला जाएगा, वो मतलब है शॉक, उसको हम कहते हैं शॉक। शॉक का प्रॉपर डेफिनेशन देखो, इट इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी फेलियर। अब इसमें सर्कुलेटरी फेलियर मतलब कैसे, देखो 5.5 लीटर तो पंप कर रहा है हार्ट, लेकिन इसमें से एक्सीडेंट के कारण या तो किसी भी जख्म के कारण 450 ml से अधिक अगर ये पेशेंट का ब्लड बाहर निकल गया तो ये क्या होगा, हार्ट की जो पंपिंग एक्शन है ये धीमी हो जाएगी या तो पूरी तरह बंद भी हो सकती है, और इसी को हम कहते हैं शॉक। एंड शॉक व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग मोर ऑन इट बिकॉज इट इज अ मेन कॉज ऑफ डेथ। उसको काम क्लियर मतलब बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ब्लीडिंग है मुझे बंद करना है, राइट। तो शॉक का अभी तक आपको एक महत्वपूर्ण कारण मालूम है। अभी मैंने कहा था 400 ml से अधिक खून बह जाने पर, रास्ते पे या तो घर में ऐसे कोई हादसा हुआ जिसमें बॉडी में से बहुत खून निकल रहा है, तो वहां पे लीटर का माप लेके बैठने की जरूरत नहीं, 400 ml हुआ कि नहीं वो देखने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको ये विजुअलाइज करना है, 2 बड़े ग्लास भर के अगर पेशेंट की बॉडी में से खून बह गया तो समझ लेना कि ये पेशेंट को एक एक करके शॉक के लक्षण दिखाई देने वाले। अभी क्या क्या लक्षण होंगे उसमें, ये सबसे पहले देखेंगे, एक पहला कॉज मैंने आपको बताया, राइट, कि एक्सेसिव ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग। आप इन शॉर्ट ये 4 बार H याद रख सकते हो। वापस ये आपके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला, 4 टाइम्स लेटर H याद रखोगे तो मेन इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ शॉक आपको याद रखेंगे, आप याद रख सकते हो। नंबर 1 पहला H मैंने बताया था, हेवी लॉस ऑफ ब्लड। दूसरा H है हार्ट अटैक। अभी हार्ट अटैक में क्या होगा, हम लोग ऑफ कोर्स नेक्स्ट मतलब डे आफ्टर टुमारो हम लोग देखने वाले हैं। हार्ट अटैक में ये हार्ट कंटिन्यूअसली पंपिंग उसकी एक्शन जारी है, लेकिन हार्ट अटैक आने पर अगर ये हार्ट की एक्शन रुक गई तो कहीं पे भी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन विल डेफिनेटली फेल,
और इसी को हम वापस शॉक कहेंगे। तो दूसरा कारण है हार्ट अटैक। तीसरा कारण है हेवी पेन। देखो मैं क्या कह रही हूँ, अति वेदना, ये और एक महत्वपूर्ण कारण है शॉक का। अभी अति वेदना मतलब कब हो सकती है पता है? अगर समझ, मैडम ने ऑलरेडी फ्रैक्चर के बारे में बताया आपको, तो फ्रैक्चर अगर हड्डी टूटी है, आजू बाजू के लोग क्या करेंगे, आजू बाजू के लोग जो इकट्ठा होते हैं ना, उनको मालूम नहीं रहता फर्स्ट एड, वो तुरंत पेशेंट को बोलेगा क्या हुआ, देखो दिखाओ दिखाओ मुझे। अगर इस तरह टूटी हुई हड्डी की अगर हलचल हो जाती है ना, तो बॉडी में इतनी ज्यादा वेदना निर्माण हो जाएगी। इनफैक्ट फ्रैक्चर का सबसे पहला लक्षण वही है ना, एक्सेसिव पेन। अगर आप उसी के ऊपर हिलाओगे टूटी हुई हड्डी पे, तो उसमें भी और ज्यादा पेन निर्माण हो जाएगा, और उसी के कारण अति वेदना के कारण हार्ट की पंपिंग एक्शन शायद फेल हो जाएगी। उसका एकदम स्पेशल उदाहरण भी, पैरेलल एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, ताकि आप इमेजिन कर सकते हो कि फ्रैक्चर के केस में अगर अननोइंगली फ्रैक्चर की हड्डी को हिला के कितना पेन प्रोड्यूस हो सकता है। उसका उदाहरण देखो, अगर जेंट्स में अंडकोश को मार लगे, इफ यू गेट हर्ट ओवर टेस्टिकल्स इन जेंट्स, तो क्या हो जाएगा, वो आदमी तत्काल कोलैप्स हो जाता है। टेस्टिकल्स को, अंडकोश को मार लगने पर इतनी ज्यादा वेदना बॉडी में निर्माण हो जाएगी, इसी के कारण हार्ट की पंपिंग एक्शन शायद फेल हो जाएगी, और वापस हम लोग कहेंगे पेशेंट शॉक में चला गया। और चौथा लक्षण ये है, चौथा महत्वपूर्ण H मतलब हेवी लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ये खास करके तो यंगर एज ग्रुप में या तो ओल्डर एज ग्रुप में उल्टी, जुलाब या तथा बर्न्स के कारण, मतलब जलने के कारण शरीर में से बहुत ज्यादा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं। और ये 4 महत्वपूर्ण कारण है पेशेंट शॉक में जाने के लिए। लेकिन अभी आप जैसे ट्रेन फर्स्ट एडर है ना, तो ये पेशेंट जो शॉक में जा रहा है, उसको तुरंत आप प्रॉपर ट्रीटमेंट देके बचा भी सकते हो। अभी सबसे वो ट्रीटमेंट देखने के पहले मैं आपको क्विकली लक्षण बताऊंगी। अगर 400 ml बॉडी में से ब्लड निकल गया, तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को जबरदस्त चक्कर आने लगेगी। चक्कर आने पर पेशेंट कंप्लीटली कंफ्यूज या तो डिसोरिएंटेड रहेगा, पेशेंट को मतलब पूरा पसीना पसीना हो जाएगा। अभी ये जो पसीना है ना, ये खास करके फर्स्ट एडर को पता होना चाहिए किस प्रकार का पसीना आता है। हिंदी में हमने उसको बहुत अच्छा बड़ा नाम दिया, उसको कहते हैं हम ठंडा पसीना। मैं डिफरेंशिएट करने वाली हूँ कि जो आदमी परफेक्टली नॉर्मल है, अभी गर्मी का मौसम है, इसमें अगर मैं ये नॉर्मल फिट पर्सन को कहूँ चलो एक बड़े ग्राउंड को ना एक 10 चक्कर लगा के आओ, तो उसको भी बहुत पसीना आने वाला है, लेकिन इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, राइट, क्योंकि गर्मी का मौसम है, उसने कुछ एक्सरसाइज किया है, राइट। लेकिन अगर हम लोग पूरे ठंडे रूम में बैठे, फुल ब्लोन एसी रूम में बैठे, और सडनली किसी को कोई आदमी पसीने से लथपथ हो, तो ये कारण बिना आया हुआ पसीना, राइट। तो शॉक के पेशेंट में हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं पसीने को, कारण बिना पसीने से लथपथ होना, राइट। कुछ भी कारण नहीं है, सबको ठंडी लग रही है, लेकिन एक आध को इतना ज्यादा पसीना आया, इतना ज्यादा पसीने से लथपथ हुआ, तो डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी सीरियस, ओके। दूसरी बात, अगर व्यायाम करने के कारण, एक्सरसाइज करने के कारण अपनी बॉडी कैसी हो जाती है, वार्म अप हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी काम नहीं किया हुआ, ठंडे रूम में बैठे बैठे नंबर 1 कारण बिना पसीना आया, और बॉडी का टेम्परेचर देखोगे तो ये पूरी तरह ठंडी हो जाती है, और ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण है। We will say that patient is in shock. Now circulation, blood circulation अगर अच्छा है, तो आप खुद भी देख सकते हो अपने स्किन का कलर कैसे रहता है, पिंक रहता है, राइट। नाखून का कलर पिंक होता है, होठों का कलर पिंक रहता है। लेकिन अगर सर्कुलेशन फेल हुआ, हार्ट की पंपिंग एक्शन अगर धीरे धीरे बंद हो गई या तो बंद हो गई, तो ये इम्प्रॉपर सर्कुलेशन के कारण ये पेशेंट का स्किन कलर विल फेड अवे, मतलब पूरा पेशेंट सफेद दिखाई देगा, और ये और भी महत्वपूर्ण लक्षण है। अभी ऐसे लक्षण दिखाई दे, हो सकता है उसमें उल्टी हो जाए, यूरिन आउटपुट भी कम हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे वाले पेशेंट अगर सामने है, तो हॉस्पिटल कैसे लेके जाओगे, मतलब तात्काल मुझे वहां पे फर्स्ट एड देना है और हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है,
क्योंकि शॉक ये मृत्यु का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ऐसे पेशेंट को सिर्फ ट्रीटमेंट देने के लिए सारा जो ट्रीटमेंट है ये शॉक के स्पेलिंग से ही जुड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, शॉक का स्पेलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एस, राइट। एस का मतलब है स्टॉप। स्टॉप मतलब क्या करना है, जो शॉक के कारण है उसको स्टॉप करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लीडिंग हो रहा है, मुझे सबसे पहले ब्लीडिंग को बंद करना है। मैडम ने ऑलरेडी आपको स्टेप्स बताए हैं कैसे ब्लीडिंग को बंद करना है, तो मैं तुरंत पहले प्रायोरिटी दूंगी ब्लीडिंग को बंद करो। सेकेंड हो सकता है फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर है तो पेन कम करने के लिए मुझे तात्काल सपोर्ट दिलाना है। अगर बर्न्स है तो मुझे पानी डालना है, मतलब जो कारण है उसको पहले स्टॉप करो। फिर एस हुआ, एस के बाद एस एच। एच मतलब उसके दो मीनिंग्स होते हैं। तात्काल देखो, कोई भी पेशेंट, एक इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हो, कोई भी पेशेंट जो शॉक में है ये तात्काल बेहोश नहीं होने वाला। अगर मैंने उसको रिस्पॉन्स चेक किया, पिंच किया, तो ये आपको रिस्पॉन्स देने वाला है, राइट। तो ये खास उसकी मतलब आइडेंटिफिकेशन का लक्षण है कि शॉक का पेशेंट तात्काल कभी बेहोश नहीं होता। इफ ही इज लेफ्ट कंप्लीटली अनट्रीटेड तो शायद ये कैन बिकम एन अनकॉन्शियस पर्सन। लेकिन चिमटा लेके, चिकोटी लेके आप अगर ये पेशेंट आपको रिस्पॉन्स दे रहा है तो तुरंत एच का मतलब है हेड लो पोजीशन देना है। अभी अगर ये पेशेंट जमीन पे है तो जमीन के नीचे तो मैं सर नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूंगी, पाँव की बाजू ऊपर उठाऊंगी। पाँव के नीचे दो तकिया दे दो। पाँव के नीचे अगर सामने चेयर है तो पाँव उठा के चेयर पे रख दो। इसी से क्या होने वाला है, देखो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवयव को मतलब ब्रेन को तात्काल ग्रेविटी के कारण ये ब्लड सप्लाई चालू होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई चालू होगा और हार्ट को पंप करने के लिए ब्लड अवेलेबल होगा। तो इसको कहते हैं हेड लो पोजीशन, राइट। हॉस्पिटल में आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग मतलब ये बेड के नीचे दो बड़े वुड के ब्लॉक्स रखते हैं ताकि ये पेशेंट आराम से हेड लो में रह सकता है। दूसरा एच का मतलब इसका अर्थ है हीट टू बी मेंटेन, क्योंकि बॉडी पूरी ठंडी पड़ी है। अगर गर्मी का मौसम नहीं हो या तो पेशेंट नहीं चाहता हो तो ये काम नहीं करना है, अदरवाइज ये पेशेंट को बॉडी के ऊपर पतली चादर डाल सकते हो जस्ट टू मेंटेन द बॉडी हीट। अभी एस हुआ, एच हुआ, एस एच ओ। ओ मतलब ऑब्जर्व पल्स एंड ब्रीथिंग, सांस और नर्व्स पे ध्यान देना है। फिर लेटर आता है सी, एस एच ओ सी। सी मतलब इफ सीपीआर नीडेड यू हैव टू परफॉर्म सीपीआर। अगर सांस और नर्व्स बंद हो गई तो तात्काल सीपीआर की क्रिया चालू करनी है। एंड लास्ट लेटर इज के, एस एच ओ सी के, राइट। के का मतलब है कीप एम्बुलेंस रेडी, क्योंकि ये पेशेंट अगर शॉक में है तो शॉक इज वेरी क्लोज टू डेथ, तो यू हैव टू एडमिट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। तो ये सारे नर्सेस को या तो पैरामेडिक्स को शॉक आइडेंटिफाई करने के लिए वो आना बहुत जरूरी है। अगर शॉक के पेशेंट को आइडेंटिफाई करोगे जल्द से जल्द, इस तरह कम से कम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होगे एंड इफ यू कैन हॉस्पिटलाइज द पेशेंट तो पेशेंट बचने की उम्मीद काफी अच्छी रहेगी, राइट। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। सर कोई किसी को क्वेश्चंस? Thank you, ma'am. Thank you for today's session.